हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और साथ के साथ हम लोग पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए इन दो शब्दों के बारे में, एक है साइटोलॉजी और एक है सेल बायोलॉजी। इन दोनों शब्दों का प्रयोग कब होता है? साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग पहले होता था। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइटो शब्द आया है काइटोस से और काइटोस का मतलब होता है सेल और लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं? साइटोलॉजी कह रहे हैं। और हम इस साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं, हम सेल के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। लेकिन ये साइटोलॉजी शब्द की जगह पर अब हम आज की डेट में हम सेल बायोलॉजी शब्द यूज करते हैं। सेल बायोलॉजी ज्यादा उन्नत शब्द है साइटोलॉजी से। इसके अंतर्गत हम कोशिका की संरचना व कार्य का अध्ययन करते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर कोशिका की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं और यहां पर कोशिका की संरचना और कार्य का अध्ययन कर रहे हैं। वी स्टडी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन सेल बायोलॉजी। न केवल इतना सा, सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका की कार्य की यानी कि फिजियोलॉजी, जैव रासायनिकी यानी कि बायोकेमिस्ट्री व आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स का भी क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। मतलब हम सेल की फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स, कार्य की, जैव रासायनिकी और आनुवंशिकी का भी अध्ययन करते हैं। इसीलिए आजकल हम साइटोलॉजी के स्थान पर सेल बायोलॉजी शब्द का यूज करते हैं। क्योंकि आप सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि यह सेल शब्द आया कहां से। सेल शब्द आया है सेला से, सेला शब्द है और इस सेला का मतलब होता है होलो कैविटी। होलो कैविटी का मतलब एक खोखली गुहा, आप इसे खोखला बर्तन यानी कि एम्प्टी यूटेंसिल, होलो कैविटी कह सकते हैं। या आप यूं भी कह सकते हैं जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हनी कॉम्ब होता है, उसके अंदर किस तरीके के कंपार्टमेंट्स होते हैं, उस तरीके के कंपार्टमेंट्स जो हैं वो सेल के होते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेल यानी कि होलो कैविटी। अब जब हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक चीजें सेलों के बारे में पढ़ें और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसकी खोज वगैरह के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर सेल क्या है। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये जीवन की एक आधारभूत इकाई है। पूरा जो शरीर है वो किसका बना होता है? कोशिका का। चाहे एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, सभी जीवों का शरीर जो है वो इस एक आधारीय इकाई से बना है जिसको कि हम सेल कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी जीव के बिल्डिंग ब्लॉक से, यानी कि हमारा जो शरीर है, किसी भी जीव का शरीर, चाहे वो पादप हो या जंतु हो या कोई भी जीवित जीव हो, सभी जीवों का शरीर जो है वो छोटी छोटी बार बार रिपीट होने वाली संरचनात्मक इकाइयों से बना है और इन इकाइयों को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। एक कोशिकीय जीव हो तो उसकी शरीर जो है एक कोशिका से बना हुआ है, यदि बहुकोशिकीय जीव हो तो हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाओं से शरीर बना हुआ होता है। हम ये कह सकते हैं, यदि आपसे कोई पूछे कि कोशिका की परिभाषा क्या है, आप कोशिका को डिफाइन कैसे करोगे, तो हम कहेंगे कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है और जितने भी जीव होते हैं उन सभी जीवों का शरीर जो है वो कोशिकाओं से निर्मित है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो ये बेसिक जानकारी आप सेल के बारे में रखें। दूसरा फिर आता है इसकी खोज के बारे में कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज से संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? तो 1665 के अंदर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका को देखने का, खोजने का जो श्रेय है वो रॉबर्ट हुक को जाता है। इसने क्या किया था? कॉर्क का जो टुकड़ा होता है, कॉर्क, पादप कोशिकाओं के ऊपर जो कॉर्क होता है, कॉर्क के एक मृत टुकड़े में रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा कोशिका को सबसे पहले देखा। इसीलिए कोशिका को खोजने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। लेकिन वास्तव में जो सूक्ष्मदर्शी के अंदर कॉर्क के टुकड़े में रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका को देखा था, वास्तव में वो संपूर्ण कोशिका को रॉबर्ट हुक ने नहीं देखा था। उसने तो केवल कोशिका भित्ति को देखा था, सेल
वॉल को देखा था, और जो कुछ भी उसने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, सूक्ष्मदर्शी के अंदर सेल के पिक्चर्स को उसने देखा था, उन पिक्चर्स को रॉबर्ट हुक ने, कोशिका के चित्रों को रॉबर्ट हुक ने एक किताब में प्रकाशित किया, और उस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। लेकिन वास्तविक कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को नहीं जाता है। कोशिका के आंतरिक संगठन का जो अध्ययन किया था, जो सेल का, जो लिविंग सेल की जो खोज की थी, जीवित कोशिका की जो खोज की थी, वो किसने की थी? लिविनहॉक ने की थी। और लिविनहॉक ने कई सारी कोशिकाओं को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर उसने देखा था। आरबीसी, स्पर्मेटोजोआ, बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ आदि कुछ ऐसी कोशिकाएं थी। इन कोशिकाओं को उसने देखा था। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आरबीसी, स्पर्मेटोजोआ, बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ आदि कोशिकाओं को भी उसने देखा था। तो ये जो दो वैज्ञानिक हैं, रॉबर्ट हुक और लिवेनहॉक, ये दो वैज्ञानिक कोशिका की खोज से संबंधित है। अब जब हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि कोशिका सिद्धांत क्या है। यदि हम जीवों के बारे में और जानना चाहते हैं कि जीव जो है वो कोशिकाओं से निर्मित है, तो हमें कोशिका सिद्धांत को पढ़ना होगा, हमें सेल थ्योरी को पढ़ना होगा। अब प्रश्न उठता है कि सबसे पहले सेल थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक कौन थे और सेल थ्योरी के बारे में किसने जानकारी दी थी? तो आइए जाने सेल थ्योरी के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में। सेल थ्योरी, सर्वप्रथम इस सेल थ्योरी के बारे में किसने बताया? तो एक वैज्ञानिक था, ड्यूटेरोचेट। उन्होंने इसकी सबसे पहले फाउंडेशन रखी। ड्यूटेरोचेट ने, उन्होंने क्या किया? मिमोसा पादप की कोशिका को पृथक किया। कैसे किया? तो उन्होंने मिमोसा पादप को, मिमोसा को नाइट्रिक एसिड में बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद इससे कोशिकाओं को क्या किया? पृथक किया। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का जो फाउंडेशन रखा, नींव रखी, वो ड्यूटेरोचेट ने रखी। लेकिन वास्तविक श्रेय सेल थ्योरी को देने का जाता है दो वैज्ञानिकों, जिनका की नाम है श्लीडन व श्वान। यदि आपसे पूछे कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो सेल थ्योरी देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो श्लीडन व श्वान थे। श्लीडन एंड श्वान, इनको श्रेय जाता है। ये जो श्लीडन था वो बॉटनिस्ट था, बॉटनी से संबंधित रखता था, और श्वान जो था वो जूलॉजी से संबंधित था। और इन्होंने सेल थ्योरी, दोनों ने मिलाकर सेल थ्योरी दी। और सेल थ्योरी जो है वो पादप प्लस जंतु दोनों के ऊपर लागू होती है। यानी कि जो दोनों जीवित जीव है, प्लांट्स और एनिमल्स, इन दोनों के ऊपर ही सेल थ्योरी लागू होती है। और ना केवल इतना सही, जितने भी जीवित जीव होते हैं उन सभी के ऊपर सेल थ्योरी लागू होती है। अब आते हैं कि सेल थ्योरी के मेन कंपोनेंट्स क्या थे, क्या मुख्य बिंदु क्या थे। और हम जो सेल थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं वो आज की तारीख के अंदर जो हम लोग सेल थ्योरी पढ़ते हैं वो मॉडर्न सेल थ्योरी है, जिसके अंतर्गत ये निम्न बिंदुओं को हम पढ़ते हैं। जाने सेल थ्योरी के मुख्य क्या क्या लक्षण थे, मेन कैरेक्टर्स क्या क्या थे, वो देखें। सबसे पहला, सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित है। all organisms are composed of cells। सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित है। यह पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु था, कोशिका जीवन की संरचनात्मक
क्रियात्मक व आनुवांशिक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवांशिक इकाई है। सेल इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सभी जीव किससे निर्मित है? कोशिकाओं से निर्मित है। तीसरा, सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन व उपापचय की दृष्टि से समान होती है। सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन व उपापचय की दृष्टि से समान होती है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी सेल्स होती है वो, यदि आप उसका केमिकल कंपोजिशन देखें या चाहे आप उसका मेटाबॉलिज्म देखें, सभी कोशिकाएं लगभग समान ही होती है। सबका संगठन अंदर से एक जैसा ही होता है। चौथा पॉइंट, इसके आगे मैं स्टार पॉइंट लगा रहा हूं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। इस बिंदु को एक्सप्लेन करने के पहले बता दूं कि ये बिंदु श्नीडन और श्वान ने नहीं दिया था। ये बिंदु बाद में इंक्लूड किया गया था सेल थ्योरी के अंदर। ये क्या कहता है? सभी, हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। ईच न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जो आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है, ये दिया था साइंटिस्ट ने, रुडोल्फ विर्चॉव करके वैज्ञानिक था, उसने दिया था। ये ध्यान रहे, ये पॉइंट श्नीडन और श्वान ने नहीं दिया था, रुडोल्फ विर्चॉव ने दिया था। रुडोल्फ विर्चॉव ने ये स्टेटमेंट यूज किया था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। मतलब इसका अनुवाद करें अपने तो इसका मतलब होता है हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। और ये जो कोशिका होती है, ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है। मतलब लाइफ जो कंटिन्यू होती है वो वास्तव में कोशिका के विभाजन से ही होती है। जीवन की सततता के लिए, यानी कि जीवन की कंटिन्यूटी के लिए सेल जरूरी है, क्योंकि सेल के अंदर ही सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो विद्यमान है। कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र और डीएनए वगैरह और ये सब संरचनाएं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है, जीवन की सततता के लिए ये जरूरी है। एवं आखिरी बिंदु, सभी जीव क्रियाएं इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कोशिकाएं आपस में अंतर क्रियाएं करती है। मैं कहना चाहता हूं ऑल ऑर्गेनिज्म फंक्शन बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरैक्शन ऑफ सेल्स। इस बिंदु को फिर से रिपीट कर दूं, सभी जीव क्रियाएं इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कोशिकाएं आपस में क्या करती है? अंतरक्रियाएं करती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स फंक्शन बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल। तो स्टूडेंट्स, ये जो थे
ये कोशिका सिद्धांत के मुख्य लक्षण, मुख्य बिंदु थे। और ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा कि सेल का परिचय और कोशिका सिद्धांत, ये क्लास 9 से लेकर और 9, 10, 11, 12 जितने भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सब के लिए ये बहुत जरूरी है। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर करें। जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे उतना ही बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। थैंक्स अ लॉट।